हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं 12th बायोलॉजी। जी हाँ, ये आपका 12th बायोलॉजी वालों के लिए है। अध्याय 1 से लेकर 13 तक लेके आए हैं। 13 महत्वपूर्ण टॉपिक एक वीडियो में। जी हाँ, एक वीडियो में आपका 13 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। और बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% की गारंटी है यही आएगा। जी हाँ, इस बात की 100% गारंटी है कि यूपी बोर्ड परीक्षा या फिर अदरवाइज अब बोर्ड परीक्षा से बात करें, अब एमपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा आपके बोर्ड से रिलेटेड है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आपके काम करेगा। तो इसमें अध्याय 1 से लेकर 13 तक एक ही वीडियो में आपको 13 महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। कितने महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे? 13। टोटल 13 महत्वपूर्ण टॉपिक मिलने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। इसका जो पीडीएफ है आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। याद कर लीजिए कि एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है। वहां पे जाके इसका फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर 35,000 से प्लस बच्चे, 35,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। अब बारी आपकी है, आपको करनी है बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी, और 70 में 70 बिल्कुल आपको स्कोर करना है 12th बायोलॉजी में। बिल्कुल अब आपको डरना नहीं है, पूरा पूरा 70 में 70 आपको स्कोर करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जमकर मेहनत करना है और 70 में 70 लेके आना है, कुछ भी हो जाए आपको बस लेकर आना है, ठीक है ना। कोई भी कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आ रही, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके पिछले पिछले आपके पेपर में पूछे गए हैं, पिछले जो पेपर में पूछे गए हैं वहां से मैं प्रश्न लेके आया हूं, आप जाके मिला लीजिएगा। तो पिछले साल जो पिछले 7 साल के पेपर होते हैं वहां से मैं यहाँ पे प्रश्न लेके आ रहा हूं, और इन सभी को अगर तैयार करते हैं तो 70 में 70 जो आपका नंबर है ना, ये आपका बिल्कुल पक्का होगा। इस बात की 100% गारंटी एसकेएम स्टडी लेता है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, बहुभ्रूणता खोजी गई थी। बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई थी आपको बताना है, यानी कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने, महेश्वरी ने, विंकलर ने, कपूर ने। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने। जी हाँ, याद कर लीजिए भैया, लुवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? लुवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? लुवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। लुवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? बहुभ्रूणता की खोज की थी। एकदम छाप डालिए, क्योंकि ये छापने वाले प्रश्न है, लल्लन टाप प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड में आपके 100% आएंगे, और देख लीजिएगा इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ख वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है भैया। संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए यानी कि इसको हम लोग और किसके नाम से जानते हैं? याद कर लीजिएगा, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। अब आरएनए से संबंधित हम ध्यान देते हैं। आपका एक आरएनए होता है, एक आरएनए होता है, एक होता है डीएनए। क्या होता है? आरएनए और डीएनए। इसमें एक लल्लन टॉप प्रश्न की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए एवं आरएनए, डीएनए एवं आरएनए में, डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखो। जी हाँ, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखो। ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, और इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लें तो यहाँ पे है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एसिड होता है, एसिड होता है, याद रखना। और आरएनए का
आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे मैं ललन टॉप प्रश्नों की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं डिस्कशन करते चलूंगा। तो संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्गी काइल में होता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो भाई संदेशवाहक आरएनए का निर्माण जो होता है वो आपके केंद्रक में होता है। याद कर लीजिए संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है? आपके केंद्रक में होता है। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, जी हाँ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा। जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आपको क्या करना है? ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, ठीक है ना, कमेंट बिल्कुल आपको कर देना है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, अगला इसी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या है? जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है? सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, ग्लूकोज, गेहूं या मक्का। तो जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है? जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है? जीनी अभियांत्रिकी से आपका सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस प्राप्त होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भैया, पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया था, इसलिए आप इसको टिक मार लीजिए, टिक मार लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अगला यहाँ पे प्रश्न बात करेंगे, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जो दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? उसके बाद आपका यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। जी हाँ, मैं बोला था कि आपका यहाँ पे 13 टॉपिक लेके आऊंगा। 13 टॉपिक में आपका क्या क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है, हाँ, और आपका अति लघुत्तरीय है, लघुत्तरीय है, और आपका विस्तृत उत्तरीय है यानी कि दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है। तो सारे के सारे मैं प्रश्न यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, पहला प्रश्न क्या है? पूजा यांगी अवस्था किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। 2017 एसजे पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि पूजा यांगी अवस्था किसे कहते हैं और उदाहरण द्वारा आपको बताना है। तो जब पुंकेसर में, जब पुष्प के पुंकेसर, पुंकेसर क्या भाग होता है? एक नर भाग होता है। जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं, जब पुष्प में जो पुंकेसर होता है वो किसके साथ ज्वाइन हो? वो जायांग के साथ ज्वाइन हो, तो उसे हम पूजा यांगी अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूजा यांगी अवस्था कहते हैं। जैसे आर्किड्स में, आक में, हंसलता आदि में पूजा यांगी अवस्था पाई जाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका अति लघुत्तरी, मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, अब निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, मादा का क्या होता है भाई साहब? अंडाणु होता है, अंडाणु होता है, आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहाँ पे होता है? निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? निषेचन आपका फैलोपियन नलिका में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य क्या है? या फिर कभी कभी दे देता है कि भैया इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है? या फिर इसकी परिभाषा लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जननात्मक स्वास्थ्य का अर्थ जनन के समस्त पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य ही क्या होता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, याद रखना, जननात्मक स्वास्थ्य का अर्थ जनन के समस्त पहलुओं अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य ही आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर है। चौथा यहाँ पे प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन सी होती है, अथवा 2018 में प्रश्न पूछा गया कि बायोगैस क्या है, अथवा पूछा गया प्रश्न बायोगैस के घटकों का नाम लिखिए। बायोगैस के घटकों का नाम लिखिए। तो बायोगैस गैसों का एक मिश्रण होता है। जो बायोगैस होता है क्या होता है, यह गैसों का एक मिश्रण होता है। इसका प्रमुख भाग मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन यानी कि CH4 होता है। मीथेन यानी कि CH4 होता है। लगभग 50 से 70% तक CH4 होता है, मीथेन ही होता है बायोगैस में। इसमें अन्य गैस भी होती है, यानी कि 50-70% भाग क्या होता है आपका, मीथेन होता है, और 50 से 30% भाग बचा हुआ अन्य गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्मजीव जो होता है वो होता है मीथेनोबैक्टीरियम होता है। क्या होता है, मीथेनोबैक्टीरियम होता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी प्रश्नों की। जी हाँ, अति लघुत्तरी प्रश्न देख लिए और अब हम लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे, और ये काफी आपके इंपॉर्टेंट वाले लघुत्तरी प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 2020 WL पेपर में पूछा गया प्रश्न है कॉस्मिड्स और फॉस्मिड्स के बारे में। कॉस्मिड्स और फॉस्मिड्स के बारे में पूछा गया प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्मिड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, कि कॉस्मिड्स भैया क्या होता है। तो प्लाज्मिड्स से उत्पन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डराइव्ड, जो कि उत्पन्न किया जाता है। प्लाज्मिड्स से व्युत्पन्न यानी कि डराइव्ड संकर वाहक यानी कि हाइब्रिड वेक्टर होते हैं। तो जो कॉस्मिड्स होते क्या होते हैं, यह प्लाज्मिड्स से व्युत्पन्न संकर वाहक होते हैं, जो फेज DNA का एक खंड होता है, जिनमें कॉस साइट संयोजित होती है। और इसके बारे में प्राथमिक जानकारी कॉलिंस एवं हॉर्न यानी कि 1978 ईस्वी में कॉलिंस एवं हॉर्न ने दिया था। कब दिया था, 1978 ईस्वी में। आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर एक साल की में भी हो सकता है, 79 हो सकता है, लेकिन मैं 78 यहाँ पे लिख रहा हूं। किसने दिया था, कॉलिंस और हॉर्न ने दिया था। कॉस्मिड्स में चूंकि विषाणु प्रोटीन बनाने वाली जीन नहीं पाई जाती है, अतः जीवाणु कोशिका द्वारा विषाणु खोल तैयार नहीं किया जा सकता और जीवाणु कोशिका का लयन भी संभव नहीं होता। कॉस्मिड वाहक क्लोनिंग का योग्य वाहक होता है, जो बड़े विजातीय DNA खंडों, इनके खंडों की साइज क्या होती है, 32 से 47 KB को समायोजित कर सकता है। कॉस्मिड प्लाज्मिड से छोटे होते हैं, किंतु इन्हीं की भांति इनकी प्रतिकृति तैयार होती है। इनमें प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी होते हैं तथा इनमें विजातीय DNA यानी कि फॉरजीन DNA के निवेशन के लिए स्थान होता है। ये संपूर्ण जीनोम को जोड़ने तथा वृत्ताकार बनाने में सहायक होते हैं। यह स्थान प्लाज्मिड्स में नहीं होता है। कॉस्मिड्स इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आकर्षक होते हैं क्योंकि ये अत्यधिक संख्या में सुकेंद्रीय यानी कि यूकैरियोटिक DNA खंडों की क्लोन लाइब्रेरी बनाते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े खंडों को समायोजित करते हैं। अगला है आपका फास्मिड्स। अब ये फास्मिड्स क्या होता है भाई, ये भी एक प्रकार के प्लाज्मिड वाहक होते हैं, जिनमें एक खंड फेज
डीएनए का होता है। इनमें अल्ट साइड होता है और इसकी खोज ब्रेनर व साथी ने सन 1982 ईस्वी में किया था। प्लाज्मिड के समान इनको भी प्लाज्मिड्स वाहक तथा टू फेज वाहक दोनों के लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। फेज जीनोम में प्लाज्मिड का निवेश उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार जीवाणु गुणसूत्रों में फेज डीएनए का निवेशन लाइसोजेनिक चक्र के समय होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए कि बीटी फसल क्या होती है। देख सकते हैं ये जो प्रश्न है भाई कब कब पूछा गया प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है 2017 एसजे पेपर कोड, एसएच पेपर कोड, 2018 जीएच पेपर कोड और 2021 जीआई पेपर कोड में पूछा गया प्रश्न है। अथवा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, बीटी फसलें क्या है, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। 2017 एसएल पेपर कोड में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर लिखेंगे कि ये बीटी फसलें क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोले तो बीटी क्रॉप्स। जी हाँ, बीटी क्रॉप्स क्या होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती है जिनके लिए कीटाणुनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। इनमें बीआर विष होने से ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं, अर्थात बीटी एक प्रतिविष होती है और उसे क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहती हैं, जो बैसिलस थुरिएजेंसिस नामक जीवाणु से निर्मित होती है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि बीटी फसलें किस जीवाणु से प्राप्त की जाती हैं, बैसिलस थुरिएजेंसिस नामक विषाणु से बीटी फसलें प्राप्त की जाती हैं। जब इस विष को उत्पन्न करने वाला जीन को जीवाणु से निकालकर किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि सहजीवी पौधे क्या होते हैं। 2018 जीएक्स पेपर कोड में पूछा गया प्रश्न है कि सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर सहजीवी पौधे क्या होती हैं, उनके बारे में आपको समझाना है। उत्तर में क्या लिखेंगे, सहयोग करने वाली दो जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ होते हैं तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीवों को सहजीवी कहा जाता है। तो सहजीवी पौधे क्या होते हैं याद रखिएगा। यहाँ देखिए मैं आपको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ होते हैं तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं और ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेंस में मिलता है। सहजीवी पौधा का नाम क्या, लाइकेंस। अब लाइकेंस जिसमें कवक और शैवाल का अत्यंत घनिष्ठ, अस्थायी तथा अनिवार्य सहजीवन मिलता है। इसी प्रकार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों पर ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम सहजीवी होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अच्छा खासा नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, तैयार कर लीजिए। कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न है पहला कि कैंसर रोग के कारण लिखिए, रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, और ये जो भैया प्रश्न है ना, ये देख सकते हैं कब कब पूछा गया था, सन 2017, 18, 19, 21 और 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर आप देखते होंगे यह एक ऐसा रोग होता है जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है ना। कारक क्या होता है, सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित को प्रेरित करने वाले भौतिक कारक रासायनिक अथवा जैविक हो सकता है। यह भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है या फिर जैविक भी हो सकता है। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं और इन कारक को क्या कहते हैं, कैंसरजन कारक कहते हैं। जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पैराबोलिक किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरजन आज कैंसर उत्पन्न करने के कारण होते हैं।
यानी कि जो गामा किरणें होती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, और जो तंबाकू, गांजा, गांजा जानते क्या होते हैं, जो फूकते हैं लोग, तो उसको तंबाकू या गांजा जैसे पदार्थों में, नशीले पदार्थों में कैंसरजन पाया जाता है, जो कि कैंसर के रोग को उत्पन्न करता है। कैंसर के भाई प्रमुख कारण क्या क्या है? तो कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं और जो बढ़ती रहती हैं। जो कैंसर का प्रमुख कारण ये होता है कि जो कैंसर ग्रस्त रोगी होता है उसके शरीर पर क्या पड़ जाती है? गांठें पड़ जाती हैं, और जो वो लगातार क्या होती है? बढ़ती रहती है। इसका रोकथाम क्या है? कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आजकल कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो भाई साहब, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 13 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते कहां से? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, तो जाके वहां से एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप सबसे पहले वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ को पढ़िए, आपका पूरा याद हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।